राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम वेन डायग्राम की सीरीज चला रखी है हमने, और इसी को ही कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है CGL में पूछा गया था, बुक्स, नॉवेल्स एंड डिक्शनरीज। हिंदी में देखिए, पुस्तकों, उपन्यासों और शब्दकोश। ठीक है, बुक्स को कहते हैं पुस्तक, नॉवेल्स को उपन्यास हो गए, और नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, और डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि इसका वेन डायग्राम आपको फ्रेम करना है, जो बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम हो सकता है, जितने आप लॉजिक लगा सकते हैं वो सब लगा करके आपको वेन डायग्राम फ्रेम करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ ये पूछिए कि क्या पुस्तक, सबसे पहले क्या पूछेंगे, क्या पुस्तक उपन्यास हो सकते हैं। तो आपको पता लगा कि यार पुस्तक उपन्यास हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है ऑल वाला, यानी कि सभी वाला, और दूसरा केस बनता है सम वाला, यानी कि कुछ वाला। ठीक है, तो पहला केस बनता है दोस्तों, फिर आप ये पूछेंगे कि क्या सभी की सभी पुस्तकें उपन्यास होते हैं। ठीक है, तो आपको पता लगा कि सभी की सभी पुस्तकें उपन्यास नहीं होती हैं। भाई, कुछ पुस्तकें होती हैं वो सब्जेक्ट की भी होती हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं कुछ और अन्य आर्ट एंड कल्चर जो भी है, लेकिन उपन्यास, हर पुस्तक, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पुस्तक ही उपन्यास हो। ठीक है, तो हमारा ऑल वाला केस है यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर बचता है दूसरा केस। अगर पहला केस नहीं बन रहा है तो वहां डेफिनेटली दूसरा केस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो दूसरा केस आपने देखा कि क्या कुछ पुस्तकें उपन्यास होते हैं, तो बिल्कुल आपको पता लगा कि कुछ पुस्तकें उपन्यास होती हैं। फिर आप इसके रिवर्स में देखिए, रिवर्स में क्या देखोगे कि क्या उपन्यास पुस्तकें होती हैं, तो आपको पता लगा कि बिल्कुल उपन्यास पुस्तकें होती हैं। फिर आपके पास वही दो केस आएंगे, ऑल वाला और सम वाला। ठीक है, पहला केस देखा आपने ऑल वाला, सभी वाला। फिर क्या सभी के सभी उपन्यास पुस्तकें होते हैं। ठीक है, कि क्या सभी के सभी उपन्यास पुस्तकें होती हैं। तो आपको पता लगा दोस्तों कि जितने भी उपन्यास हैं वो सब के सब बुक्स तो होते ही हैं, जितने भी नॉवेल्स हैं वो सब के सब बुक्स तो होते ही हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इस क्वेश्चन की गहराई को देखिए। इधर तो बन रहा है सम वाला, जब आप इधर से पुस्तकों से उपन्यास की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो बन रहा है सम वाला केस, कि भाई कुछ ही, सभी पुस्तकें नहीं लेकिन कुछ ही पुस्तकें हैं जो उपन्यास हैं। और जब आप उपन्यास से और पुस्तक पर शिफ्ट हो रहे हैं तो बन रहा है ऑल वाला केस। ठीक है, अब आपको इसको वेन डायग्राम के माध्यम से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले इसी को देख लेते हैं, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे। कि भाई पुस्तकों, अगर मैं इस तरीके से बना लेता हूं दोस्तों, मैं इस तरीके से सर्किल फ्रेम करता हूं, कहता हूं कि ये, ठीक है, अब मैं ये कह देता हूं कि ये जो है ये नॉवेल्स है और ये है बुक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा साफ साफ क्लियर हो चुका है, क्या कि सभी के सभी जो नॉवेल्स हैं, मैं भी ये कह रहा हूं कि सभी के सभी नॉवेल्स हैं वो बुक्स होती हैं। ये वेन डायग्राम भी यही एक्सप्लेन कर रहा है कि सभी के सभी जो नॉवेल्स हैं वो क्या होते हैं, बुक्स होते हैं। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो नॉवेल्स होते हैं। भाई ये वाली जो बुक्स हैं, इधर जो रखी हैं, इधर जो रखी हैं, इधर जो रखी हैं, ये बुक्स हैं, ऐसी हैं जो बुक तो है लेकिन नॉवेल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पुस्तकें हैं जो नॉवेल हैं। ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं, ये वाली पुस्तकें ही सिर्फ क्या है दोस्तों, नॉवेल है, ये वाली। ठीक है, बाकी ये वाली पुस्तकें नॉवेल नहीं है, इधर जो रखी हुई पुस्तकें हैं वो नॉवेल नहीं है। ठीक है, तो मेरा पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं शिफ्ट होता हूं आगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या नॉवेल है और शब्दकोश, नॉवेल और डिक्शनरी में देखते हैं। फिर आप ये वही सवाल वही है, आपका फिक्स क्वेश्चन है कि क्या नॉवेल डिक्शनरी होता है, तो बिल्कुल नॉवेल डिक्शनरी नहीं होता है। ठीक है, नॉवेल कभी भी डिक्शनरी थोड़ी होता है भाई, नॉवेल। ठीक है, और न ही कोई डिक्शनरी नॉवेल होती है। ठीक है, तो इनका कहीं भी कोई आपस में लिंक नहीं है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी आपस में कोई लिंक ना हो तो आप उनको सेपरेट सर्किल के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे।
ठीक है, जिनका आपस में कोई भी इंटरलिंक ना हो तो उनको सेपरेट सर्किल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस सर्किल को आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। कुल मिला के आपको जो है डिक्शनरी को आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये अब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कम से कम इतना कंफर्म हो चुका है कि जो नोवेल है और डिक्शनरी है इनका आपस में कहीं कोई लिंक नहीं है, तो मुझे इनको सेपरेट ही रखना पड़ेगा। अब मैं डिक्शनरी को यहां रखूं या डिक्शनरी को यहां रखूं, इस बात का थोड़ा संशय बना हुआ है। ठीक है, या डिक्शनरी को यहां रखूं मैं। ठीक है, तो ये जो है इस बात के संशय के लिए आप एक तीसरा अप्रोच भी डालिए, तीसरा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आपको। जब आप इस लॉजिक के माध्यम से आपको पता लगा कि ये सेपरेट है, यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये सेपरेट रहेंगे। ठीक है, अलग अलग रहेंगे, आप इनको लिंक नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मेरे पास अब मुझे ये डिसाइड करना है कि जो डिक्शनरी है मैं यहां पर रखता हूं या यहां रखता हूं या यहां रखता हूं। मुझे इतना तो इसके माध्यम से पता लग गया कि जो नोवेल है वो कभी भी डिक्शनरी नहीं हो सकता। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अब मुझे ये डिसाइड करना है कि डिक्शनरी में रखूं तो कहां रखूं। ठीक है, इसके लिए मेरे को तीसरा लॉजिक यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। दो लॉजिक में अप्लाई कर चुका हूं, तीसरा लॉजिक मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कि बुक्स वाला, ये जो बुक्स का है और जो पुस्तकों वाला है दोस्तों, और ये शब्दकोश वाला। ठीक है, यहां से मुझे कहीं ना कहीं लिंक लेना पड़ेगा, और वो आसान है लिंक लेना, कोई बड़ा खेल है ही नहीं। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, रीजनिंग कोई बड़ा हेडेक वाली बात है नहीं, बहुत आराम से है। और एक इजी वे में अगर आप करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे क्वेश्चन को देखते हैं, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो तीसरा जो अप्रोच है दोस्तों वो ये रखना है। तीसरा लॉजिक आप कहां से लगाओगे, यहां से लगाओगे। आप कहोगे कि यार पुस्तकें शब्दकोश होती हैं क्या, जो बुक्स होती हैं वो सब डिक्शनरी होती हैं? तो आपने कहा कि बिल्कुल बुक्स हैं वो डिक्शनरी होती हैं, लेकिन फिर वही दो केस बनते हैं, ऑल वाला और सम वाला। फिर आपने कहा कि क्या सभी के सभी बुक्स नॉवेल्स डिक्शनरी होते हैं? तो आपने कहा सभी के सभी नॉवेल्स तो सभी के सभी बुक्स तो डिक्शनरी नहीं होते हैं। तो दूसरा केस जो बच गया वही कन्फर्म है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो डिक्शनरी होती हैं। फिर आपको इसका रिवर्स देखना पड़ेगा, वो इस वर्षा केस सब जो डिक्शनरी से पुस्तक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो डिक्शनरी आप ये कहेंगे कि क्या डिक्शनरी बुक्स होती हैं? तो बिल्कुल डिक्शनरी बुक्स होती हैं। क्या सभी के सभी डिक्शनरी बुक होती हैं? तो बिल्कुल सभी के सभी डिक्शनरी बुक होती हैं। ये वही केस बन गया कि अगर आप पुस्तक से दोस्तों इधर शिफ्ट हो रहे हैं शब्दकोश की तरफ, तो बन रहा है सम का केस। और अगर आप शब्दकोश से इधर शिफ्ट हो रहे हो बुक्स की तरफ, तो ये बन रहा है ऑल वाला केस, यानी कि सभी के सभी जो डिक्शनरी है वो बुक्स होती हैं, और सभी के सभी जो बुक्स हैं वो जितनी भी बुक्स हैं उनमें से कुछ बुक्स ऐसी हैं जो शब्दकोश होते हैं, डिक्शनरी होती हैं। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये रखना होगा कि आपको बुक्स के अंदर रखना होगा डिक्शनरी को, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि डिक्शनरी का और नोवेल का कहीं कोई लिंक ना हो। तो मुझे आप बताइए दोस्तों, जो आप देख रहे हैं इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं आप वेन डायग्राम पर, कि मैं इस जो ये डिक्शनरी है इसको कहाँ रखूं? क्या मैं यहां रख सकता हूं डिक्शनरी को? यहां नहीं रख सकता। ठीक है, क्या मैं यहां रख सकता हूं डिक्शनरी को? तो यहां भी मैं नहीं रख सकता। तो मैं कहां रखूं? ये जो डिक्शनरी बच गया है यहां रखा जाएगा कि सभी की सभी जो डिक्शनरी है दोस्तों वो बुक्स होती हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो डिक्शनरी होती हैं। ये वाली जो बुक है ये ऐसी बुक है जो डिक्शनरी है, बाकी ये वाली जो बुक किताब है ये डिक्शनरी नहीं है। ठीक है, और नोवेल का और डिक्शनरी का कहीं भी कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है। तो इस तरीके से जो बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम होगा दोस्तों वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है। उम्मीद ही कर सकते हैं आपसे कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, फूड, कर्ड एंड स्पून्स। ठीक है, हिंदी में देखिए, फूड को हिंदी में कहते हैं भोजन, कर्ड को हिंदी में कहते हैं दही, और जो स्पून्स हैं इनको हिंदी में कहते हैं चम्मचे। जो चम्मच होती हैं हम जिनसे भोजन करते हैं वो। ठीक है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पून बोलते हैं। ठीक है, एक होता है चम्मच, एक होता है चमचों। ठीक है, तो ये फर्क होता है। हिंदी में जो पढ़ रहे होंगे विद्यार्थी उनको पता होगा चमचागिरी में इन चमचों में कितना फर्क होता है। ठीक है तो ये देख लेना। बाकी आप ये देखिए दोस्तों इसका वेन डायग्राम कैसे फ्रेम होगा। ठीक है, ये चमचागिरी वाला चम्मच नहीं है, ये चम्मच वो है जिससे हम खाना वाना खाते हैं।
ठीक है, स्पून। अब आप देखिए कि ये जो है फूड, कर्ड एंड स्पून, मैंने आपको यही बताया दोस्तों कि आप एक फिक्स पैरामीटर है वेन डायग्राम को करने का, और वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। ये तो मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई वेन डायग्राम आपका पार्ट 1 है, वो टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो और बेहतर कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए आपके, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं कि अगर आप ये दोस्तों कहते हैं कि जो भोजन है, जो आपका फूड है, तरीका वही है कि क्या फूड कर्ड होता है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि जो भोजन है वो दही होता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि क्या सभी का सभी भोजन जो है वो दही होता है, तो नहीं। पहला केस आप ओल वाला देखेंगे वो गलत हो गया। पहला वाला केस यहाँ पर जच नहीं रहा। दूसरा वाला केस बनेगा सम वाला कि हाँ कुछ भोजन है वो दही हो सकता है, ठीक है, दही होता है। और फिर आप इधर रिवर्स, मैं बार बार नहीं लिख सकता, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो भोजन है वो जब भोजन से दही पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो सम वाला केस बन रहा है यहाँ पर कि भाई कुछ ही भोजन है जो दही है, ठीक है, सभी का सभी भोजन दही थोड़ी होता है, ठीक है। जो भी आप खाते हैं क्या वो दही खाते हैं, आप और कुछ नहीं खाते, ठीक है। तो भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, उसका एक पार्ट है दही, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा हो सकता है दही आपके खाने का, पूरा भोजन दही नहीं हो सकता, उस भोजन का कुछ पार्ट है वो दही हो सकता है। तो सम वाला केस यहाँ पर बनता है। जब आप दही से भोजन पर शिफ्ट होते हैं तो भी बात सेम ही है दोस्तों। क्या है कि जितना भी दही है वो क्या भोजन होता है, तो बिल्कुल जितना भी दही है वो सबका सब क्या होता है, भोजन होता है। तो यहाँ बनता है ओल वाला केस। तो बस वही है, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये कर्ड है और ये फूड है तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जितना भी कर्ड है वो सबका सब क्या है, फूड है, ठीक है। और जो फूड है उसका कुछ पार्ट, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी थाली में भाई चपाती भी होती है, चावल भी होते हैं, दाल भी होता है, कर्ड भी होता है, ठीक है, और भी जैसे सलाद भी होता है। तो सब भोजन के ही तो पार्ट हैं हमारे, ठीक है। तो भोजन के जो पार्ट हैं उनका भोजन का जो कर्ड है, जो कर्ड है वो भोजन का एक हिस्सा है, पूरा भोजन नहीं है कर्ड। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि भाई सभी का सभी जो कर्ड है, जितना भी कर्ड है वो सबका सब भोजन होता है, लेकिन सारा का सारा भोजन कर्ड नहीं होता है। जो भोजन है उसका कुछ हिस्सा कर्ड होता है, ठीक है। ये मैंने वेन डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है जो चम्मच होती है, स्पून, वो तो देखिए जो मेटेलिक पार्ट है वो एक सेपरेट पार्ट है, ठीक है, एक सेपरेट वस्तु है, ठीक है। तो ये जो चम्मच है ये सेपरेट रहेंगे, इनका कहीं भी कोई फूड से लेना देना नहीं है। चमचों का अब आप कहोगे सर चम्मच से दही खा लेते हैं, भाई पी तो लेते हो, फिर ऐसे तो आप पीने का भी लिख देना, ठीक है। आप कई लोग होते हैं जिनकी खुरापाती दिमाग में चलती रहती है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट में ही उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप एक्सपेरिमेंट में ना पड़े, आप एक नॉन टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और नॉन टेक्निकल में आपको टेक्निकल दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना जो कंसेप्ट हैं, फंडामेंटल हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और उनको अप्लाई कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अगर आप ज्ञानी बाबा बनने की फिराक में रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। 2 साल बाद भी आप वहीं धक्के खा रहे होगे लाइब्रेरी में बैठ के, जहाँ से आपने 2 साल पहले शुरुआत की थी। ये हकीकत है। जो तैयारी कर चुके हैं 1-2 साल, उनको पता भी लग गया होगा, और जो अभी शुरुआत की है, जो जोश है जिनमें बहुत भयंकर वाला, ठीक है, उनको पता लग जाएगा, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि भाई चलिए हो गया, बैठ गए, हो गया, वो खेल है नहीं, बचा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सीरियस ही है केस। आप हर चीज को मजाकबाजी कीजिए, लेकिन हर चीज में देखिए आप इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं। जैसे लगाएंगे कैसे, जिनका खुरापाती दिमाग होगा वो क्या कहेगा कि सर मैं तो चम्मच से दही खाता हूँ, ठीक है, खाते हैं लोग चम्मच से दही खाते हैं। अब वो कहेंगे साहब चम्मच से दही खाता हूँ इसलिए दही की इशू मैं कुछ, अब वो कहेंगे सर मैं कुछ दही चम्मच से खा लेता हूँ, ठीक है, जैसे स्पून से खा लेता हूँ। इसने क्या कहा कि कुछ दही है वो स्पून है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ दही है वो स्पून है। तो यहाँ तो एक्सप्लेनेशन ये आई है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो कुछ दही है वो स्पून से खाता है, ठीक है। दिमाग तो ये कह रहा है कि उसके द्वारा एक्सप्लेन क्या की जा रही है कि वो दही है वो चम्मच के माध्यम से खा रहा है, ठीक है।
वो सारा का सारा दही चम्मच के माध्यम से खा सकता है, ठीक है, या फिर कुछ दही चम्मच के माध्यम से खा सकता है। लेकिन एग्जामिनर क्या समझ रहा है उसको, एग्जामिनर ये समझ रहा है कि भाई वो लड़का क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जितना भी कर्ड है वो सबका सब स्पून है। क्या सब जितना भी कर्ड होता है, जितना भी दही है इस दुनिया में, ठीक है, वो सबका सब चम्मच होती है क्या? एग्जामिनर तो यही समझेगा, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को उस चीज से आप कोई मतलब नहीं है कि आप क्या अप्रोच डाल के क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जामिनर को खुद की अप्रोच चाहिए, ठीक है, जो यूनिवर्सल अप्रोच है, ठीक है। अब आप तो चम्मच से चलो ठीक है खाते हो, लेकिन भाई मैं चम्मच से दही नहीं खाता, मैं तो वैसे पीता हूँ दही को, तो मेरे लिए क्या होगा, सेपरेट होगा। तो एक यूनिवर्सल जो अप्रोच है वो रखिए आप। मैंने पहले ही दिन ये शुरुआत की थी, तब मैंने कहा था कि वेन डायग्राम आप तभी सही कर पाओगे जब आप यूनिवर्सल अप्रोच के साथ क्वेश्चन को लोगे, ठीक है। तो चलिए अब आप ये खुद बताइए कि आप इस वेन डायग्राम के माध्यम से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे कुछ दही है वो चम्मच है, क्या कभी ऐसा होता है कि दही चम्मच हो जाए या चम्मच दही हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताया कि जो ये कर्ड है, ये फूड है, ये इस तरीके से रहेंगे, लेकिन जो स्पून वाला पार्ट है ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको मुझे सेपरेट रखना पड़ेगा। जो स्पून वाला पार्ट है इसको मुझे सेपरेट रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आपको शायद उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड थर्ड है वोलिनिस्ट। संगीतकार और म्यूजिशियंस को कहते हैं संगीतकार, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बोलते हैं वादकों, और वोलिनिस्ट को बोलते हैं वायलिन वादक, वीणा वादक, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं आपको। आप सिर्फ ये सोचिए कि जो संगीतकार होते हैं, क्या सबके सब संगीतकार वादक होते हैं? भाई सबके सब म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो ये जरूरी थोड़ी है, ठीक है। जैसे कुमार सानू है, ठीक है, कुमार सानू सिंगर है, ठीक है, संगीतकार है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं हो कि सभी के सभी संगीतकार हैं वो वादक हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि कुछ संगीतकार ऐसे हैं जो वादक होते हैं। इसका उल्टा देखते हैं कि सभी के क्या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है वो म्यूजिशियंस होते हैं, क्या वादक जो है वो संगीतकार होते हैं? तो बिल्कुल, जितने भी वादक हैं दोस्तों वो सबके सब संगीतकार की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, म्यूजिशियंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वोलिन वादक। जितने भी दोस्तों वोलिन वादक हैं वो सबके सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? वादक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जितने भी वोलिनिस्ट हैं, वायलिन वादक हैं, वो सबके सब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है ही है, ठीक है। तो मैं इसका वेन डायग्राम बताता हूँ आपको कि जितने भी, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये है आपका ये वाला, ठीक है, वीणा वायलिन वादक वाला, और ये है आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वाला, ठीक है। तो जितने भी वायलिन वादक हैं भाई वो वादक तो है ही। आप मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना कि जितने भी वायलिन वादक हैं, ठीक है, वो वादक तो है ही। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी वादक हैं वो सबके सब वायलिन वादक हो। भाई सबका सब वीणा बजाना जरूरी थोड़ी है, कोई और कुछ भी बजा सकता है, ठीक है। तो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, इंस्ट्रूमेंट को चलाना जानता है, ठीक है, वो सबके सब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जो वोलिन वादक नहीं है, ठीक है, कोई और कुछ बनाते हैं, जैसे वोलिन को छोड़ करके कोई ढोल वगैरह बजा लेते हैं, ठीक है, और पेटी वगैरह बजा लेते हैं, ठीक है, एटलीस्ट ये वोलिन नहीं बजाते हैं, ठीक है, ये वाले। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा ये एक्सप्लेनेशन है कि जितने भी वोलिन वादक हैं वो सबके सब वादक तो होंगे ही, और जितने भी वादक हैं वो सबके सब म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है। जितने भी वादक हैं वो सबके सब क्या होते हैं दोस्तों? म्यूजिशियन होते हैं।
सबके सब वादक हैं, वो सबके सब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, वो सबके सब म्यूजिशियंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जो म्यूजिशियंस हैं वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा वो इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी कराने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। प्रॉफिट, जिस भी सीजर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। ठीक है, हिंदी में देखिए, प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ, डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश, और बोनस को बोलते हैं बोनस। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है, आप इनकी डेफिनेशन समझिए पहले तो, कि लाभ क्या होता है, लाभांश क्या होता है, और ये आपका बोनस क्या होता है। जब तक आप इनकी डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको तीनों एक ही तरह के नमूने दिखेंगे। भाई आपको तो जिसको पता ही नहीं है कि लाभ क्या होता है, लाभांश क्या होता है और बोनस क्या होता है, वो तीनों को एक तरीके से देखेगा कि यार सब एक जैसे ही हैं ये तो, जबकि एक जैसे नहीं है। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, हाँ फायदा हो सकता है कि एक हो रहा हो, तीनों में ही फायदा है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वेन डायग्राम तो बाद में करेंगे, पहले आप डेफिनेशन समझिए। कि सबसे पहले बात करते हैं बोनस की। ठीक है, बोनस की, बोनस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और मान लो आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपये। कितनी है? 50,000 रुपये आपको महीने के मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है, मैं लाख रुपए भी हो सकती है महीने की, और 10,000 रुपये भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बोनस क्या होता है। ठीक है भाई, आप कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी है मंथली 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, इस तरीके से आपने 1 साल काम किया तो आपके साल के बन गए 6 लाख रुपए। कितने बन गए? 6 लाख रुपए 1 साल के। जब कंपनी लास्ट में दोस्तों क्या करती है, अपना जैसे गवर्नमेंट का भी जैसे मार्च में वो इनकम टैक्स वगैरह का फाइल का रिटर्न का होता है, ठीक है, वैसे ही वो कैलकुलेट करती है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया। कंपनी ने देखा कि यार मैंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और कंपनी को मिल कितने गए? कंपनी ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके और उसको बना दिए 200 करोड़ रुपए। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, एग्जांपल पे ध्यान देना, जो लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना, फिर ये आपको शायद दिक्कत ना रहेगी इसमें। ठीक है, मान लो कि कंपनी ने इन्वेस्ट किया 100 करोड़ का, और कंपनी ने 1 साल बाद कमा लिया, आफ्टर 1 ईयर 200 करोड़ रुपए कमा लिए। तो जो इसमें जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों, इसको तो बोलते हैं प्रॉफिट। तो 100 करोड़ का दोस्तों ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ये मान लो इन्वेस्ट किया कंपनी ने, ठीक है, ये उसने कमाई, जो उसकी इनकम हुई, ये ग्रोस इनकम है। ठीक है, नेट इनकम नहीं है, ग्रोस इनकम है। ठीक है, हम एक तरह से देखिए इनकम ही बोल देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ इसको समझिए कि इनकी मतलब क्या होता है। ठीक है, और जब 100 करोड़ रुपए लगा करके कंपनी ने 1 साल में 200 करोड़ रुपए बना लिए, तो ये जो 100 करोड़ रुपए उसको मिले हैं एक्स्ट्रा, भाई उसने तो 100 करोड़ ही खर्च किए हैं, और कमाए कितने? 100 करोड़ एक्स्ट्रा और कमा लिए, यानी 200 करोड़ उसने टोटल कमाया, जिसमें 100 करोड़ तो उसने लगाए थे, और 100 करोड़ रुपए उसका जो बचा है, ये होता है प्रॉफिट। ये जो 100 करोड़ है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं शायद आपको समझ में आया होगा। इसको बोल देते हैं लाभ हिंदी में। ठीक है, कि कंपनी ने लाभ कितना कमाया भाई? 100 करोड़ का। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 100 करोड़ का। अभी आप नेट वेट के चक्कर में मत पड़िए, नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट इनकम क्या होगी, ग्रोस इनकम क्या है, ग्रोस प्रॉफिट क्या है। अभी ये कुछ टर्म है जो आपको इकोनॉमिक्स में समझ में आएंगी जब पढ़ाएंगे तब। अभी सिर्फ आप इतना मोटा मोटा समझिए कि जैसे कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लगाए, 200 करोड़ रुपए कमा लिए, 100 करोड़ का उसको लाभ हो गया। ये तो होता है लाभ की डेफिनेशन। अब दोस्तों क्या होता है कि भाई कंपनी का जो ओनर है, जैसे मान लो आप कंपनी के ओनर हो, ठीक है,
आपने 100 करोड़ रुपए लगाइए, 200 करोड़ रुपए एक साल में आपने बना लिए, तो 100 करोड़ का आपको लाभ मिल गया। ठीक है, तो आपने कहा कि यार चलो ठीक है, मैंने जो 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, पूंजी तो खैर मेरी थी, लेकिन मेरे कर्मचारी हैं, इनकी बदौलत ही मैंने ये रुपए कमाए हैं। इनकी मेहनत, इनकी दिन रात की मेहनत, इनकी 8-8 घंटे की जो ड्यूटी आवर्स, ठीक है, इनकी बदौलत ही मैंने ये सब मुकाम हासिल किया है 100 करोड़ से 200 करोड़ ले जाने का। तो मैं मेरी जो लाभ का जो 100 करोड़ रुपए है, उसमें से 10 करोड़ रुपए मैं कर्मचारियों को दूंगा। ठीक है, तो लाभ का जो अंश है, ठीक है, लाभांश, देखिए इसका लाभ का अंश है मात्र है, ये लाभांश क्या है, लाभ का अंश मात्र है, उसको क्या बोलते हैं, लाभांश। हिंदी में देखिए लाभांश, लाभ का अंश मात्र होता है लाभांश। ठीक है, लाभ का ही एक हिस्सा होता है लाभांश, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नाम से भी पता लग रहा है लाभ का अंश मात्र है लाभांश। ठीक है, तो कंपनी के ओनर ने, जैसे आपने डिसाइड किया कि भाई मैं मेरे कर्मचारियों को 10 करोड़ रुपए बांटूंगा। ठीक है, 10 करोड़ रुपए बांटूंगा। ठीक है, तो लाभांश क्या होगा कि, सॉरी, आप लाभांश को इस तरीके से ना लें, आप ये करेंगे बोनस। ठीक है, फिर आपने डिसाइड किया कि आप 10 करोड़ रुपए आपके कर्मचारियों में बांटेंगे। ठीक है, तो आपने ये नोटिस लगवाया वहां पर नोटिस बोर्ड में कि भाई मैं मेरी जो कंपनी है उसके जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको बोनस दूंगा साल के अंत में। मैं खुश हूँ मेरे कर्मचारियों की मेहनत से और उनके डेडिकेशन से इस इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो आपने एक मीटिंग रखी और उसमें अनाउंस कर दिया कि मैं मेरे कर्मचारियों को इस साल के अंत में, जैसे दिवाली बोनस देते हैं, रेलवे वाले भी देते हैं दिवाली बोनस के नाम से, ठीक है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो पीएसयूज हैं बड़ी बड़ी, वो सब देते हैं अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं बोनस। कि उसने कहा, आपने क्या अनाउंस करा दिया कि आप इस साल के अंत तक, जैसे दिवाली आ रही है, तो आपने क्या अनाउंस करा दिया कि दीपावली पर सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। ठीक है, बोनस क्या होता है, तो आपने क्या कहा कि भाई सैलरी तो आपकी 50,000, जैसे आपकी 50,000 है, वो तो सेपरेट है। ठीक है, फिर आपने अनाउंस करा दिया कि सभी कर्मचारियों को इस दिवाली पर 1-1 लाख रुपए और दिए जाएंगे। क्या अनाउंस करवा दिया, आप खुश हो गए इनकी मेहनत से, आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। फिर आपने कहा कि मैं हर कर्मचारी को दिवाली पर दिवाली बोनस दूंगा, ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा दिवाली पर। जो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा इनकम दी जा रही है दोस्तों, आपने अनाउंस किया कि 1 लाख रुपए हर कर्मचारी को दिवाली पर गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा इनकम दी जा रही है, एक्स्ट्रा रुपये दिए जा रहे हैं 1 लाख, ये होता है दोस्तों बोनस। ठीक है, ये इसकी इनकम में नहीं है। इसकी इनकम देखिए दोस्तों, 50,000 को जब आप 6 से गुणा करेंगे, सॉरी 12 से गुणा करेंगे, तो ये 6 लाख रुपए आ रहा होगा। ये 6 लाख का हिस्सा नहीं है ये 1 लाख रुपए। फिर आप ये नहीं कह सकते, आपने अगर ये अनाउंस कर दिया कि मैं बोनस दे रहा हूं मेरे कर्मचारियों को 1 लाख रुपए, तो आप ये नहीं कह सकते बाद में कि अब मैं आपको 5 लाख ही दूंगा साल के। ठीक है, 1 लाख रुपए तो मैं आपको दे चुका था पहले दिवाली वाले दिन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर उसकी सैलरी में से काटना शुरू कर दो आप मंथली में। ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा रुपीज हैं जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा रुपीज हैं जो आप अपने कर्मचारियों की मेहनत से खुश होकर के उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बोनस। तो आपकी जो नेट इनकम होगी, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी नेट इनकम होगी 5 + 1। ठीक है, यानी कि 6 लाख रुपए, सॉरी 6 + 1 यानी कि 7 लाख रुपए। ठीक है, 7 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई ईयर की। ठीक है, तो बोनस आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं। ठीक है, ये आपको मान लो कि समझ में आ गया कि ये होता है बोनस। जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ओनर के द्वारा, वो सब क्या है, बोनस है। ठीक है, ये इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आती है लाभांश। ठीक है दोस्तों, लाभांश क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो टोटल लाभ हुआ आपका 100 करोड़ का, और आप इसमें अकेले नहीं हो ओनर, आप मान लो कि 5 लोग हो। ठीक है, 5 लोग हो आप, इस जो भी आपने इंस्टीट्यूशन खड़ा किया उसमें आप 5 लोग का हो। ठीक है, तो जो लाभ होगा उसको हम 5 लोगों में, जैसे आपने मान लो कि लाभांश क्या होता है, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैं कराऊंगा आपको।
कि अगर आपने मान लो इन सभी ने 20-20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए यहाँ पर 20 गुणा 5 करके, ठीक है, और टाइम भी कितना रहा, 1 साल का रहा, तो आपका जो हिस्सा होगा, जो भी लाभ में हिस्सा होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि 100 करोड़ रुपए की आपको इनकम हो रही है, 100 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो आपको एक जने के खाते में आपके कितने आएंगे भाई, 20 करोड़ रुपए आएंगे। तो जो 20 करोड़ है, आप टोटल लाभ कितने का हुआ, 100 करोड़ का, और आप 5 कर्मचारी, वहां 5 ओनर हो आप उस इंस्टीट्यूशन के, तो एक जने के खाते में आ गए 20 करोड़ रुपए, ये हो गया आपका लाभांश, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि लाभांश, लाभ और बोनस ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये सब चीजें होती क्या है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, तीनों एक जैसी दिखती हैं लेकिन है नहीं, ठीक है, दिखती हैं मगर है नहीं, तीनों चीजें एक जैसी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के जब क्वेश्चंस करेंगे तो और बढ़िया से बताएंगे आपको इसके बारे में, इस कंसेप्ट में। तो चलिए अब इसका वेन डायग्राम फ्रेम करते हैं। जब आपको इतना मैंने बता ही दिया तो अब इसका वेन डायग्राम बताता हूं मैं, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत आसान है, जिसको डेफिनेशन पता है, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है, उनके लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो बोनस है और जो लाभांश है, बोनस क्या कभी लाभांश हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। बोनस कभी भी लाभांश नहीं हो सकता। आप ये देखिए, ठीक है दोस्तों, आप ये देखिए कि जो बोनस है क्या कभी लाभांश हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने भी आपके साथ एक्सप्लेन किया कि जो लाभांश होता है वो जो ओनर होते हैं उनमें डिवाइड होता है, जो बोनस होता है वो कर्मचारियों में डिवाइड होता है, कर्मचारियों को हम बोनस देते हैं, ठीक है, ये ओनर के पास होता है, ठीक है। तो ये कभी भी इनका कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने वेन डायग्राम फ्रेम कर दिया, जैसे मैंने कहा कि ये डिविडेंड है और ये है बोनस, इनका कहीं भी कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों ही पार्ट किसके हैं, लाभ के हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि 100 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मान लो आपके 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, तो 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपने 10 लाख रुपए बांट दिए, 10 लाख रुपए बोनस के दे दिए, ठीक है। तो एक जने को 1 लाख दे रहे थे, तो 10 लाख रुपए आपके चले गए बोनस में। तो अब आपके पास नेट कितने बचे भाई, 100 करोड़ है आपके पास, तो 99 करोड़ और 90 लाख, इतने रुपए आपके पास बच गए हैं, ठीक है। अब आप इसको 5 भागों में बांटोगे, जो आप 5 ओनर थे, वो हो गया लाभांश। लाभ में आपका कितना हिस्सा आया, ओनर का कितना हिस्सा आ रहा है, वो है लाभांश। तो ये जो है, ये वैल्यू जो आएगी ये होगी लाभांश, समझ रहे हो। और ये मान लो ये वैल्यू क्या है, 10 लाख, 1 लाख रुपए, ये है बोनस, 10 लाख आपने बोनस में दे दिए, तो बची हुई जो इनकम होगी वो लाभांश होगी। लेकिन हम ये सब कर किस में रहे हैं, ये लाभ में ही तो कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट में ही तो सब देख रहे हैं ये सब, ठीक है। तो चाहे बोनस हो, ठीक है, ये क्या है, बोनस है, चाहे बोनस हो चाहे लाभांश हो, दोनों ही किसके पार्ट है, लाभ के पार्ट है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको पता लगा होगा कि ये दोनों ही किसके पार्ट है, प्रॉफिट के पार्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, और शायद टाइप 1 मेरा खत्म हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट खत्म सा ही है, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे और फिर इस वेन डायग्राम को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।